गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसमें महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आसान सा, देखिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये तो हर कोई जानता है, एडम स्मिथ। दूसरा देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो एडम स्मिथ का ही नाम आता है। इन्होंने क्या लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्या है भारत में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण हैं, समाजवादी के भी लक्षण हैं, अतः यह मिश्रित है। कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है? यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी डायरेक्ट वो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कृषि की बात हो गई, जिसमें वस्त्र उद्योग यह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, यह दूसरी यानी सेकेंडरी उद्योग में आता है। तो पांचवें का सही उत्तर क्या है? मत्स्य पालन और खनन। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तृतीय क्षेत्र यानी मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र। तो कौन होगा इसका उत्तर? ये सेवा क्षेत्र तृतीयक है। फर्स्ट में यह आएगा कृषि और पशुपालन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, तो यह सेकेंड में आता है। लेकिन मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, कहीं कहीं परिवहन को भी टर्सरी सेक्टर में रख दिया जाता है, जबकि विनिर्माण उद्योग मुख्य रूप से सेकेंडरी उद्योग में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का ही योगदान सर्वाधिक है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी किसी वस्तु की कीमत में क्या हुआ, उसका वृद्धि अधिक हो गया तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगा, नॉर्मल बात है। मांग एंड सप्लाई का रूल यहाँ पर लागू होगा तो मांग में कमी आ जाएगी। यानी किसी वस्तु की वृद्धि मांग, किसी वस्तु की क्या होगा तो कीमत बढ़ गया तो मांग घट जाएगा, नॉर्मल बात है। लोग के पास पैसा कम है तो कहाँ से खरीदेगा? मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? क्या तो मांग के नियम की व्यवस्था, याद कर लीजिए नाम, इसका नाम है मार्शल महोदय। उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ जाते हैं? यानी औसत कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत यानी लास्ट प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन तीनों बढ़ जाता है। तो किस में बढ़ेगा? तो प्रथम अवस्था में। उत्पादन की किस अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है? तो सीमांत उत्पादन क्या हो गया? वह निगेटिव हो गया। तो किस में होगा? तो तृतीयक अवस्था में। अब 12 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि संबंधित होती है तो आर्थिक समृद्धि किस चीज से संबंधित है? तो आर्थिक समृद्धि का संबंध है मात्रात्मक वृद्धि से है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक यहाँ देखिए 12 नंबर, आर्थिक समृद्धि संबंधित है तो यह मात्रात्मक वृद्धि से, यानी मात्रा के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई वह उसके बाद पैसा पहले 100 रुपया था तो आज 1000 रुपया है, यानी वह मात्रा में बढ़ चुका है। आर्थिक विकास संबंधित होता है तो आर्थिक विकास, जबकि वह समृद्धि था, यहाँ पर विकास है तो विकास मात्रा में भी होना चाहिए। यानी किसी के पास पहले 1000 रुपया था आज 1 लाख है तो मात्रा भी बढ़ गया। और गुणात्मक वृद्धि यानी पहले वह कम पढ़ा लिखा था, आज उसके यहाँ डॉक्टर इंजीनियर तक की पढ़ाई किए हुए लोग हैं, उसके पास पेंशन सिस्टम है, तो यही आर्थिक विकास हुआ। यानी विकास यानी यह 3 डायमेंशनल है और आर्थिक समृद्धि 1 डायमेंशनल है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक क्या है? तो पर कैपिटा इनकम से आप पता लगा ले सकते हैं। आर्थिक वृद्धि के या आर्थिक विकास के मापन में शामिल है साक्षरता, एजुकेशन, हेल्थ एंड पोषण स्तर। तो क्या होगा? तो इसका सब होगा, यानी सभी शामिल है।
मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में नहीं शामिल है। तो मानव विकास सूचकांक के जो 3 आयामी है उसमें कौन शामिल नहीं है यहाँ पर? तो व्यापार नहीं है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और आय स्तर शामिल है। भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वह आपका मध्य प्रदेश था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है। तो राष्ट्रीय आय की जो आकलन की विधि है वह उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि सब है। विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य, यानी जो देश में उत्पादन होगा उसको हम लोग घटा देंगे, यानी तब न विदेश वाला शामिल करेंगे। तो किस में शामिल होता है? तो वह आप शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जन्मदाता थे कुज़नेट्स। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो भारत से इसका नाम जुड़ा रहता है। भारत की आज़ादी से लेकर 91 तक का जो एरिया मतलब कि समय था वह हिंदू समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और 23 नंबर, किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कहलाता है। अनुकूलतम उपयोग क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा आपका आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? एम विश्वेश्वरैया। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? सर्वोदय। सर्वोदय का संबंध याद कर लीजिए जयप्रकाश नारायण से है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह क्या है? तो ट्रस्टीशिप यानी न्यास सिद्धांत पर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये बार बार पूछा जाता है। तो यह 15 मार्च 1950 को। कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो याद कर लीजिएगा, यह बार बार एग्जाम में पूछता है। दूसरा, पहला कौन था? तो डोमर महोदय थे, उन पर आधारित पहला था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 66 से 69। उस समय भारत के पास पैसा नहीं था, अतः उस समय क्या किया गया? तो योजना को अवकाश दे दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? 19 का ए। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा जब कोई प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूत होगा तभी दिया गया होगा। तो यह पंचवर्षीय योजना यानी इंदिरा गांधी के समय की बात है। योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये 12वीं जो 17 में खत्म हो गई। उसके बाद से अब सब कुछ नीति आयोग के ही अंदर में है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप यानी अनुमोदन देने का कार्य किसका था? तो यह किसका था? याद कीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? यहाँ पर कैलोरी से जोड़ दिया जाता है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? तो कैलोरी प्रति प्राप्ति से, यानी यहाँ के लोग अगर भूखमरी नहीं है तो गरीब नहीं है। यह तो भूखमरी का डिफिनीशन होना चाहिए, लेकिन भारत में गरीबी का डिफिनीशन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 में योजना आयोग ने किस संगठन की सहायता से गरीबी का आकलन किया? कब की बात हो रही है? तो 1962 की बात है। तो इसका सही उत्तर क्या है? याद देख लीजिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलन करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? यानी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यानी प्रति व्यक्ति महीने, एक माह में व्यक्ति कितना उपभोग पर व्यय करता था, इस आधार पर गरीबी का आकलन किया जाना था। तो यह किसकी सिफारिश पर? तो 36, यहाँ देखिए
तेंदुलकर समिति। श्रमिकों द्वारा किया गया वैसा कार्य जिसकी सीमांत उत्पादकता यानी लास्ट प्रोडक्टिविटी क्या हो, शून्य या जीरो हो। यह कौन सी बेरोजगारी है? यह भारत में कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। घर के सभी लोग लगे हुए हैं, उत्पादकता क्या है? तो उत्पादकता जीरो है, तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो यह 2013 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? यह एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। सरकारी या विद्यालयी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को कहा जाता है? सरकारी या विद्यालयी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वैधानिक मुद्रा। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब से अपनाई गई है? तो यह बात कब की है? तो बहुत ज़्यादा पहले की नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद की है। तो कौन सा उत्तर सही है? 1957 श्रीलंका में बैठक हुआ था। 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करेगा? 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त मंत्रालय के, भारत के वित्त सचिव का होता है। तो ये इसका निर्गमन कौन करेगा? तो वही वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपये के नोट पर किस अधिकारी का हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का, वित्त मंत्री का नाम। सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? आरबीआई। निम्न में 100% तरलता होती है, यानी 100% लिक्विडिटी किसकी होगी? तो नोट की होगी। तो 45 का आंसर क्या है? नोट। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक है। पहला जो भारत क्या है? तो पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक था। तो कौन सा होगा? तो 46 का सही उत्तर है आपका पंजाब नेशनल बैंक। इनसे कौन जुड़े थे? तो लाला लाजपत राय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? कौन? जब स्वतंत्र भारत बना तो था रिजर्व बैंक पहले ही, लेकिन आज़ादी के बाद की बात हो रही है। तो इसके पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 की बात है, 69। तो सही उत्तर 49 का ए। निम्न में से आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है, मुद्रा व मौद्रिक नीति का संचालन, राजकोषीय नीति का संचालन, मुद्रा व ऋण प्रणाली का संचालन। तो रिजर्व बैंक क्या नहीं करेगा? या देखिए, ये राजकोषीय नीति है, यह सरकार का काम है, भारत सरकार का। अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जब वाणिज्य बैंकों से उधार, यानी रिजर्व बैंक क्या किया? तो बैंक को पैसा दिया, लेकिन यहाँ पर है कि रिजर्व बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों से ही उधार ले लिया। तो इसको क्या कहेंगे? अगर रिजर्व बैंक को देगा तो रेपो रेट, वापस लेगा तो रिवर्स रेपो रेट। तो 51 का बी। जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, जिस दर की बात हो रही है तो वह आपका कौन होगा? तो बैंक दर, रेपो दर नहीं, बैंक दर। और किस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया? तो उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? गेस कीजिए। तो वह था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब 54 में आते हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? आप कमेंट कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारत का, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का पहला शेयर बाजार तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह भारत नहीं एशिया का भी पहला है। निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है, यानी बाकी सब सत्य होगा? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी, फेरवानी होगा। शेयर बाजार की नियंत्रण एवं विनियामक संस्था कौन है? तो सेबी है, लेकिन ये भारत में मात्र 2 नहीं है, बहुत है भी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो जो एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है। शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाली संस्था है सेबी। बैंकों का मुख्य आरबीआई और नाबार्ड क्या है? तो यह रूरल बैंक है।
निक्की किस देश से संबंधित है? निक्की का संबंध है निक्की तो यह जापान से है। भारत में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? तो अभी प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र का 17% से ज़्यादा, क्योंकि कोरोना काल में सबने निगेटिव ग्रोथ किया और कृषि है कि यह देश को संभाले हुए हैं, तो अभी लगभग 18% कह सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 66-67 की बात है, तो 62 का ये होगा। हरित क्रांति के किस फसल में क्या हुआ कि किस फसल के उत्पादन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? सबसे अधिक उत्पादन आपका गेहूं पर हुआ। भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी राज्य तो यह पंजाब है। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुई थी। 66 विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन का है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन तो यह मछली यानी फिशरीज से है। भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए निर्भर है। मुख्य रूप से तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, तो यह मानसून है। कृषि उपजों की प्राप्ति तथा आयात और निर्यात के संचालन के लिए कार्यरत संस्था है कौन? तो कृषि से संबंधित है, तो वह कौन सी संस्था है? याद कीजिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, कौन है? तो वह नाबार्ड है। यह नाबार्ड डायरेक्ट ऋण न देती है, यह आप कोई बैंक ऋण देगा और उसको वह ऊपर से पैसा उस बैंक को दे देती है, तो 70 का सही उत्तर क्या हुआ? तो नाबार्ड है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? फर्स्ट तो आज़ादी के बाद, तो यह है 1948 में। किसने बनाया था? कमेंट कीजिएगा। नेहरू महाल नोबिस मॉडल पर आधारित औद्योगिक नीति है, तो यह बात वाली होगी, दूसरी होगी, तो 72 का भी औद्योगिक नीति 1956। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के काल में की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, समय 1991। भारत में नवरत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में नवरत्न योजना की बात हो रही है, तो 1997 में। वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितना है? बहुत कम है अभी, तो 75 का आंसर तो यहाँ देखिए 3 होगा। एक परमाणु है ऊर्जा, एक रेल है और एक है एक हजारस इंडस्ट्री होगा। महारत्न कंपनियों की संख्या है, तो महारत्न कंपनियों की संख्या अभी वर्तमान में 8 नहीं है, यह अभी 10 है। और मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो मिनी रत्न का संबंध है 1997 से ही। आबिद हुसैन समिति का संबंध है, आबिद हुसैन समिति तो इनका संबंध है लघु एवं मध्यम उद्योग से। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो एक कांडला में। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यह रिसरा की बात हो रही है, रिसरा 1859 की बात है, तो 80 का बी ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? मेक इन इंडिया तो जब मोदी जी नए नए आए थे तो उस समय बहुत सारे योजनाओं की घोषणा की गई थी, तो उसी में से एक है सितंबर 2014। निम्न में से भारी उद्योग के अंतर्गत आता है कौन कौन? भारी उद्योग कमेंट कीजिए। तो भारी उद्योग है इसमें लौह इस्पात उद्योग, तो 82 का ए होगा। वस्त्र उद्योग, ये तो फूटलूज उद्योग है। बजट के संदर्भ में असत्य कथन है, बजट के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है, उसका क्या सही है? यानी 3 सही होगा। तो पहला है जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है, तो सही है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुख ने पेश की थी, तो यह आपका सही न है। आगे देखिए, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया, सही है। 2018 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, यह भी सही है। भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट का बात हो रहा है संस्थापक, तो याद कर लीजिए जेम्स विल्सन। पहली बार है
सर्वप्रथम आम बजट और रेल बजट अलग अलग कब पेश हुआ था? यह 1924 की बात है, यानी 85 का आपका आंसर होगा 1924। किस कमेटी की सिफारिश पर सर्वप्रथम रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो उसका नाम क्या था? यंग हिल्टन कमेटी या कोई और? तो 86 का आंसर देखते हैं, याद कर लीजिए, आर्कवर्थ कमेटी। आर्कवर्थ कमेटी, यह सही है। और भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? भारत का पहला बजट, तो पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। केंद्रीय बजट में सेवा कर का प्रावधान सर्वप्रथम कब किया गया था? सेवा कर यानी सर्विस टैक्स की बात हो रही है, तो यह 1994-95 की बात है। बजट 2017 के दौरान कौन सा बदलाव नहीं किया गया? अब जरूरत नहीं है। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री कौन हैं? सर्वाधिक बार इन सब में से सबसे अधिक बार कौन है? तो आपके थे मोरारजी देसाई, इसमें भी है मोरारजी देसाई। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है डायरेक्ट टैक्स, तो कौन होता है डायरेक्ट टैक्स? तो आयकर आपका क्या है? तो यह डायरेक्ट टैक्स है, बाकी ये सब इनडायरेक्ट है, लेकिन अब तो जीएसटी आ गया। निम्न में से कर ढांचे में सुधार हेतु बनी समिति कौन थी? कर से संबंधित, तो उसका नाम था चिरैया समिति। भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, क्या लागू किया गया? याद कर लीजिए, उसका नाम है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स नहीं, जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर, हाँ, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? यानी जीएसटी की बात हो रही है, तो यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। वर्तमान में भारत में विदेशी नीति लागू है। भारत में जो विदेशी नीति लागू है यह कब का है? याद कर लीजिए, तो वह है आपका 2015 से 2020। भारतीय विदेश व्यापार नीति 15 से 20 के अंतर्गत कौन सी योजना लागू किया गया या की गई? सेवा निर्यात योजना, वस्तु निर्यात योजना, ये सब होगा। तो 96 का सी, यानी वस्तु निर्यात और सेवा निर्यात योजना, ये सभी को लागू किया गया था। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें शामिल हैं? पूंजी खाता, इसमें कौन सी मदें हैं? तो उपयोग सब, यानी विदेश निवेश, विदेशी कर्ज, गैर भारतीय निवासी जमा। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? इसी तरह से क्वेश्चन आता है, तो याद कर लीजिए 1994 की बात है। निम्न में से किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्था कहा जाता है? तो दोनों है, कौन कौन? आईएमएफ और विश्व बैंक। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स बैंक, तो इसका मुख्यालय चीन में है, यानी संघाई में इसका सही उत्तर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है, और यह बात है 1966 की। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की बात है, तो 1995। तो आशा करते हैं कि यह आपको इकोनॉमिक्स का 104 क्वेश्चन अच्छा लगेगा। इसके बाद इसी तरह से एक अच्छे किसी टॉपिक पर फिर से एक 100 क्वेश्चन का सेट लाएंगे। तब तक धन्यवाद।